हेलो दोस्तों, पीसीस वाला में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर, जिसमें हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है बजट की बात करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण जो है आर्थिक आंकड़ा वाला जो है डॉक्यूमेंट है सरकार का, जिससे क्वेश्चन जो है लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। तो 2023-24 के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इकोनॉमिक सर्वे आया नहीं। ठीक है, चूंकि चुनाव होना था तो ये अंतरिम टाइप का, जो चूंकि बजट भी अंतरिम बजट आया है, और इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो आया है इस नाम से, टाइटल द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा के नाम से यह जो है इकोनॉमिक सर्वे एक आया है। इसमें कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है। और आप लोग को इससे पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसको निकालता है, और इसके जो है मुख्य सलाहकार, आर्थिक सलाहकार कौन थे उस वक्त? वी अनंत नागेश्वरन। और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे हमारे देश की महिला मंत्री निर्मला सीतारमन। ये जो है ये जो वित्त मंत्री थे इनके द्वारा पेश किया गया। ठीक है, तो अब इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या रिव्यू लिया गया है? तो इसमें लिया गया है सबसे पहले जो बाधा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसकी तैयारी तो पूर्ण हो गया है, ये बताया गया। अभी आगे बात आएगा। और जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताया गया कि जीडीपी ग्रोथ जो है 7.2% प्लस रहने का संभावना है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये आने के चांसेस है। ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है 2.0 मैंने 2% के आसपास है, लेकिन भारत का ग्रोथ रेट कितना रहेगा? वो 7.2% रहेगा। इसके बाद देखिए, एक बात यहाँ पर है, ध्यान देना है कि 2027 में 2027 तक भारत का अर्थव्यवस्था कितना हो जाएगा? $5 ट्रिलियन का हो जाएगा। ठीक है, और इसके वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये एक बात है। 2027 तक कितना हो जाएगा? $5 ट्रिलियन। वहीं 2030 तक में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है साइज $7 ट्रिलियन का हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, दोनों हम लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक जो नेक्स्ट बात इसमें बोला गया है उसमें सप्लाई चेन और भारत की तैयारी के बारे में बात किया गया है कि सप्लाई चेन में क्या है, तो आयात निर्यात में थोड़ा सा संकट आया है। संकट क्या है? एक है युद्ध, और दूसरा हुती विद्रोह। तो उस समय युद्ध जो चल रहा था वो मुख्यतः जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा उससे प्रभावित था, क्योंकि इससे जो है दो बड़े देश प्रभावित थे। एक तो रूस एक तरफ प्रभावित था ही, दूसरा यूरोप भी प्रभावित था इससे, और फिर यूएसए ही प्रभावित था। तो इसकी वजह से हमारा जो सबसे बड़ा जो है व्यापारिक पार्टनर कौन है? यूएसए है। और रूस भी हमारा जो है सबसे पुराना पार्टनर है, व्यापारिक पार्टनर। तो रूस से हम लोग गैस और जो है तेल मंगाते हैं। यूएसए हमारा जो है मार्केट है बहुत बड़ा। तो इसकी वजह से हमारा जो आयात निर्यात में कहीं ना कहीं जो संकट पैदा हुआ है। उसके साथ साथ अभी अब जो है, अब इसमें एक पॉइंट हम लोग जोड़ सकते हैं कि अभी जो है इजराइल हमास का जो है जो युद्ध हो रहा है वो भी एक फैक्टर बनेगा इसमें। दूसरा हुती विद्रोह, ये जो है हिंद महासागर में जो है, या फिर जो है रेड सी जो है, रेड सी में, ये दो जगह जो है हमारे लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो परिवहन है उसको जो है ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो है व्यापार जो है क्या होता है? वह नुकसान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भारत का तीसरा तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोनॉमी बना भारत। पहला फिनटेक कंपनी कौन देश है? यूएसए। और दूसरा यूके में है। तीसरा भारत बन गया सबसे बड़ा फिनटेक इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट। शेयर बाजार में सबसे बड़ा कौन है? यूएसए है, फिर चीन है, फिर जापान है। और भारत का शेयर बाजार जो है चौथे नंबर पे है, यानी विश्व स्तर पर जो है फोर्थ पोजीशन है भारत के शेयर बाजार का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो है पूंजी निवेश,
यह जो कितना रहा था 15-16 में लगभग 5 से 6 लाख करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़ के 18.6 लाख करोड़ हो गया पूंजी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र में। वहीं बैंक बैलेंस शीट में सुधार हुआ है, तो एनपीए में जहां कमी आया है, तो जनधन योजना के तहत जो अकाउंट है वो 51 करोड़ बैंक अकाउंट खोला गया है, और इसमें 2.1 लाख करोड़ पैसा जमा है। ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल जो है अकाउंट कितना है, तो 51 करोड़ बैंक अकाउंट खोला जा चुका है। एक चीज ध्यान देना है हम लोगों को कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, तो एक चुनौती क्या है, देखिए ये लाल सागर और सप्लाई चेन, अभी बताया था लाल सागर रेड सी में जो है क्या हूती विद्रोही, इसका खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है ना, हूती विद्रोही अगर यहाँ पर हमला करते हैं तो फिर हम लोग को लंबा रूट लेके जाना पड़ता है, और दूसरा वो जो लूट लेते हैं उससे सामान जो है हमारा एक व्यापारिक नुकसान हो जाता है। एआई का डिजिटल सर्विस निर्यात पर प्रभाव है ना, एआई की वजह से जो है ना डिजिटल सर्विस निर्यात जो है वो क्या हुआ हमारा, अगर हमारा टेक्नोलॉजी कम होगा तो निर्यात कम हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो फिर हमारा निर्यात बढ़ेगा। तीसरा ऊर्जा संक्रमण है, एनर्जी ट्रांजिशन है, कि यहाँ पर ऊर्जा का मांग जो है दिन ब दिन जो है यहाँ बढ़ता जा रहा है, और हमारे यहाँ जो है इसका उत्पादन वो कम है। ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 2014 में जो प्रमुख चुनौतियां थी वो क्या था, देखिए 2014 में भारत का समक्ष चुनौतियां क्या थी वो भी देख लीजिए। एक, निर्णय लेने में जो है थोड़ा सा देरी होता था। ठीक है, मतलब वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था। दूसरा, सब्सिडी बहुत ज्यादा था, इसको धीरे धीरे कम किया गया है। कमजोर मैन्युफैक्चरिंग बेस था, इसको मजबूत किया गया है। असंगठित क्षेत्र बड़ा था, इसको जो है संगठित क्षेत्र बनाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, अब इसको जो है असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन स्कीम, देखिए प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना शुरू किया गया है। इनका जो है अकाउंट को जो है अकाउंट खोला गया और संस्थागत वित्त से जोड़ा गया। कृषि उत्पादन में लगातार जो है वृद्धि देखा गया है। अब देखिए उपरोक्त चुनौतियां बताई गई है, इन सब के रहने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व में टिके रहने का क्या कारण था। तो पहला कारण था कि एनपीए में लगातार कमी हो रहा था, इसमें नियंत्रण रखा गया, धन की उपलब्धता लगातार बढ़ी है इसकी वजह से, एनपीए में कमी की वजह से। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर, जो घरों की बिक्री है उसमें लगातार वृद्धि हुई। तीसरा, राजकोषीय घाटा कोविड-19 के बाद लगातार कम हुआ है, चालू खाता घाटा भी कोविड-19 के बाद क्या हुआ, कम हुआ है। खुदरा महंगाई दर 2013 में जहां 10% डबल डिजिट, 2024 में जो है क्या हो गया, साढ़े, बिल्कुल खुदरा महंगाई दर बिल्कुल आधा हो गया है ना, 2024 में, मैंने 23-24 के लिए 5.5% रहा। विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया, $600 बिलियन से ज्यादा हो गया। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मैंने महिलाओं का जो है काम में जो है वर्किंग वुमन के रूप में लेबर पार्टिसिपेशन जो है, देखिए 2017-18 जहाँ पे 17-18 में 23.3% था, वहीं 22-23 में ये बढ़ के जो है 37% हो गया है। उसके साथ साथ उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, जहां 2001 में 6.7% मात्र था, वहीं पर 2022 में 27.9% हो गया है। बहुत ज्यादा जो है इसमें जो है सुधार हुआ है। उसके साथ साथ एमएसएमई में लगातार सुधार हो रहा है। जीएसटी एडॉप्शन रेट में इसका जो है संग्रहण, वह जो लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो ये कुछ प्रमुख बात था जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के रूप में जो समीक्षा रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था का आया है उसको हम लोग देखे हैं अभी यहाँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतरिम बजट को। अंतरिम बजट 2024 का जो आया है उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए पहला बात है मौजूदा कार्यकाल की उपलब्धियां सबसे पहले बताया गया है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति बताया गया है। उसके बाद बजट में शामिल घोषणाएं बताई गई है। उसके बाद मंत्रालय विशिष्ट आवंटन बताया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है उपलब्धियों से शुरू करेंगे। ठीक है, कि भारत सरकार का जो है जो उपलब्धियां रही है इन पिछले 5 सालों में कह लीजिए, या 10 सालों में, या फिर पिछले 1 साल में जो भी उपलब्धि रहा है उसको जो है भारत सरकार जो है अपने इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से है ना बताना चाहती है। तो उपलब्धियों में सबसे पहला उपलब्धि जो बताया गया है वह गरीब कल्याण और देश का कल्याण के बारे में।
तो इसके तहत जो क्या किया, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2.7 लाख करोड़ का बजट हुआ है, बचत हो गया। उसके साथ साथ 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। और पीएम स्वनिधि के तहत जो 78 लाख लोगों को जो है ऋण सहायता प्रदान किया गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोग देख लेते हैं पहले, कि इस बार का बजट जो है लगभग 47,65,768 करोड़ बने, 4.7 ट्रिलियन डॉलर का जो है यह जो है पेश किया गया। और इसमें यह ध्यान देना है कि राजकोषीय घाटा जो है वह जीडीपी का कितना है, 5.8% है। और राजस्व घाटा जो है 2.8% है। ठीक है। गरीबी जो है बहुआयामी गरीबी देखिए कैसा कम हुआ है, 5-6 में 55.3% था, जो 22-23 में बहुआयामी गरीबी घट के 11.3% हो गया है। ये बहुआयामी गरीबी का देखिए 25 करोड़ लोग जो है अंतरिम बजट के हिसाब से 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए। ठीक है। अब देखिए युवाओं का सशक्तिकरण, 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित मैंने कौशल किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा कौशल भारत मिशन के तहत। ठीक है। युवाओं को उद्यमी बनाने में सहायता किया जाएगा पीएम मुद्रा योजना के तहत। पीएम श्री बजट एक आवंटन में बढ़ोतरी के लिए आया है। ठीक है। एक उपलब्धि सरकार का है कि 10 वर्षों में 300 आईटीआई स्थापित किया गया है। उसके साथ साथ आईआईटी जो है लगभग 16 था 2014 में, जिसको 23 कर दिया गया, मतलब 7 स्थापित किया गया है 14 से 23 के बीच में। एम्स जो है यहाँ पर लगभग 15 जो है स्थापित किया गया है। और विश्वविद्यालय जो है लगभग जो है 400 के आसपास जो है एक्स्ट्रा विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया है। देखिए अब नेक्स्ट जो है किसान के लिए, किसान को जो अन्नदाता कहा गया है। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें जिसके तहत 11.8 करोड़ किसानों को जो वित्तीय सहायता दिया गया। ठीक है। इसमें जो है 6,000 रुपये जो है 3 किस्त में जो है किसानों को डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है। ई नैम के तहत 1361 मंडियों का जो है समेकन किया गया है। ठीक, इसी तरह से नारी शक्ति है, तो नारी शक्ति के तहत पीएम मुद्रा योजना 30 करोड़ लोन दिया गया है। उच्चतर शिक्षा महिलाओं के नामांकन में 28% का वृद्धि हुआ है। स्टेम पाठ्यक्रम के तहत 43% नामांकन में महिलाओं का वृद्धि हुआ। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। ठीक है। और श्रम बल में भागीदारी जो है इन लोग का बहुत ही जबरदस्त बढ़ा है, 23.3% से लगभग जो है 37% बढ़ गया है। तो 22-23 में 37% इनका जो है श्रम बल में भागीदारी हुआ है। यहाँ पर एक बात ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो देखिए नारी शक्ति, किसान, युवा और गरीब, तो यहाँ पर सरकार जो है 4 वर्ग को जो है लक्षित किया है, 4 वर्ग को। पहला गरीब, दूसरा युवा, तीसरा किसान, और चौथा जो है महिलाएं, नारी। ये चारों को हो वर्ग को जो है ध्यान में रख कर ही जो है सरकार जो है यह अंतरिम बजट जो है पेश की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग बता दिए कि कुल बजट जो है कितना का था, 47,65,768 करोड़ रुपए का था। ठीक है। और इसमें जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा जो है वह लगातार जो है कम हुआ है 2014 से, जहां 1.6% था और कोविड के टाइम में 20% हो गया था, वो 2024 में मात्र जो है 0.7% के आसपास हो गया है। ठीक है। वहीं बेरोजगारी दर जो है वह 2017-18 में जहां 6.1% था, वहीं 22-23 में जो है 3.2% रहा है, 3.2%। ठीक है। एनपीए भी 2018 में 11.2% से घटकर 2023 में 3.2% हो गया है। डिजिटल लेन देन में जो है
2018 जहां मार्केट 2000 करोड़ का था, 2024 में जो 12,000 करोड़ का जो है मार्केट हो गया, लगभग 6 टाइम जो है ये डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी हुआ है। जीएसटी संग्रहण में 2018 में 0.9% टोटल जीडीपी का टोटल संग्रहण का हो रहा था, 2024 में यह 1.7% हो गया है। हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है देखिए 2014 में जहां ये जो है 9.4% था, वहीं 2024 में जो है ये 5.5% रहा। कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन को जोड़ा नहीं जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए, बजट में ये बताया गया है कि रुपया कहां से आया है और कहां जाता है। तो कहां से आता है इनकम में, इन कहां से हो रहा और आउट कहां जा रहा। तो इन सबसे ज्यादा कहां, उधार एवं अन्य से 28% जो है उधार से आता है, सबसे ज्यादा उधार से। और दूसरे नंबर पे है इनकम, और जीएसटी तीसरे नंबर पे है, और कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर तीसरे नंबर पे है। तो मेन पहला वाला क्या याद रखना है, उधार एवं अन्य से सबसे ज्यादा हम लोग का इनकम होता है। कहाँ खर्च होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हम लोग का ब्याज भुगतान में, जो लोन हम लोग ऋण लेते हैं उसमें ब्याज भुगतान करने में खर्च होता है 20%। ठीक है, और करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो केंद्र का कर एवं शुल्क है उसमें राज्य का जो हिस्सा है वो, तो ये दो में सबसे ज्यादा जो है खर्च होता है। ठीक है, उसके साथ देखा जाए तो रक्षा में लगभग जो है जीडीपी का 8% जो है खर्च किया जाता है। राजकोषीय घाटा देखिए यहाँ पर है, तो 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना है, 5.8%। आज 24-25 के लिए, 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 5.1% है। ये 2023-24 के लिए। ठीक है, अब जो हम लोगों को ध्यान देना है कि सरकार का जो घोषणा है वो एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो योजना वाला हम एक क्लास कराए हैं, उसमें जो वीडियो है उसमें कुछ बजट में जो योजना के बारे में बात किया गया उसको हम वहां पर डिस्कस किए हैं, तो उसमें कुछ कम बेसी करके हम यहाँ पर आगे अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो संधारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो कहा गया कि 2070 तक जो है निवल शून्य की प्रतिबद्धता, मतलब नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का बात किया गया है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ पवन ऊर्जा के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कोयला के तरलीकरण और गैसीकरण का क्षमता का स्थापना किया जाएगा। सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, बायोगैस अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, और अभी बायोगैस के तहत बायो फ्यूल जो है को अनिवार्य किया गया है। जैसे जो है पेट्रोल और डीजल में जो है अल्कोहल जो मिलाने का जो है 5% से लेकर जो है 15-20% तक का जो है प्रयास किया जा रहा है, उसी तरीके से बायोगैस के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का बात किया गया है ना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, और इसके साथ 300 यूनिट पर प्रति माह जो है इसमें बिजली का खपत बचेगा। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देना है, और ई वाहन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, और यह है कि पर्यावरण अनुकूल जो है हम लोग को ईंधन का इस्तेमाल करने पर बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, यहाँ पर पीएम गति शक्ति स्कीम के तहत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर का कार्यक्रम लागू किया गया है। विदेशी निवेश बढ़ा है, द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ है, उड़ान योजना में का भी विस्तार किया जा रहा है, और मेट्रो रेल और नमो भारत और वंदे भारत जैसे ट्रेन का जो है यहाँ पर परिचालन जो है बहुत तेजी से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बालिकाओं, खासकर 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए टीकाकरण का उपाय किया जा रहा है। आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को तेजी से लागू किया जाएगा। ठीक है, और मिशन इंद्रधनुष के तहत यू विन पोर्टल शुरू किया गया है।
ताकि टीकाकरण का दर को तेज किया जा सके। आयुष्मान भारत के तहत आशा वर्कर को बीमा दिया जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत के तहत। अब देखना है कि आवास, आवास के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ आवास जो है लक्ष्य का प्राप्ति कर लिया गया है ना। इसके लिए अतिरिक्त अतिरिक्त 2 करोड़ भी देने का लक्ष्य रखा गया है। और मध्यम वर्ग को घर खरीदने में सुविधा देने के लिए मध्यम वर्ग आवास योजना प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में देखिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। G20 का 60 स्थानों पर बैठक किया गया है। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पत्तन कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि G20 का जो बैठक हुआ भारत का नई दिल्ली में, वहां पर उसके साथ साथ जो है ना मुख्य सम्मेलन के साथ साथ बहुत से उसके से जुड़ा हुआ मीटिंग होता है, जो भारत के अन्य भागों में जो है या अन्य शहरों में जो है उस मीटिंग का आयोजन किया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब मंत्रालय विशिष्ट जो आवंटन है, इसमें सबसे ज्यादा आवंटन जो है वो रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। टोटल 6.2 लाख करोड़ जो है दिया गया है। तो उसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को और रेल मंत्रालय को तीसरे नंबर पर 2.55 लाख करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है। और अगर मध्य का बात करें तो योजना में मनरेगा को सबसे ज्यादा जो है 86,000 करोड़ जो है आवंटन किया गया है। तो ये कुछ मुख्य बात जो था इकोनॉमिक सर्वे और बजट 2024 के बारे में था। ठीक है, इसको आप लोग एक बार जो है बढ़िया से देख लीजिए और इसको डेटा को याद कर लीजिए। उम्मीद है यहाँ से लगभग जो है 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। ये तो कुछ डेटा था। अब जो है इसमें अब इसमें